इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर 1 के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडेड है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट दे रखा है ए, जिसमें ए बी सी एलिमेंट है और इनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है आर इज इक्वल टू ए बी सी ए बी, यानी कि ए से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है और ए बी से कनेक्टेड है। देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो अपन को ए बी सी की तरह कुछ और भी पेयर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन जाए। जो क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है उसको अपन ने आंसर में लिख लिया है। आर को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए बी सी भी आर में ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। आर में ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है, तो ए को भी सी से कनेक्टेड होना पड़ेगा इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो आर में ए सी भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब 3 मिनिमम पेयर्स बी सी सी और ए सी आर में ऐड करने पड़ेंगे इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको अपन ने नोट कर लिया है। क्वेश्चन है कि लेट डी बी डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में ये क्वांटिटी, देन राइट डी। अपन को इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब अपन x की जगह कोई भी वैल्यू रखे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर ही होना चाहिए, और रियल वैल्यू आने के लिए अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू ही रहनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये फंक्शन में कुल मिला के एक्स ही डोमेन है, तो ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपन को एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब दोनों जगह पे एक्स स्क्वायर को प्लस करने पर ये आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स के जादू से अपन कोई भी कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो उसी के हिसाब से वैल्यू आ जाती है। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने से x 5 और -5 के बीच में आ जाएगा। अब ये फंक्शन का डोमेन तो x ही था, तो x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि g एक फंक्शन है क्या, तो अपन लिखेंगे यस जी इज ए फंक्शन। जी एक फंक्शन इसलिए है क्योंकि शुरू का हर एक एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, जैसे कि 1 1 से है, 2 3 से है और 3 5 से है, 4 7 से है। तो सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है, कोई भी दो एलिमेंट एक सेम एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। जो शुरू के एलिमेंट होते हैं उनको डोमेन कहते हैं, और जो बाद के एलिमेंट होते हैं सेकंड एलिमेंट उनको रेंज कहते हैं। जैसे कि जी सेट में एक 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसमें 2 तो डोमेन में आएगा और 3 रेंज में आएगा। So every element of domain has unique image in range. अब क्वेश्चन में आगे है कि इफ g is described by gx is equal to a function, तो then what value should be assigned to a and b। तो इसमें ये दे रखा है कि मान लो ये फंक्शन हुआ g का, तो इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। तो अपन इसमें a और b की वैल्यू इस फंक्शन में इन ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू रख के पता लगा सकते हैं। तो अपन ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट और सेकंड वैल्यू x और y की जगह पर रख के देखेंगे।
तो अब अपन इस फंक्शन को y की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अपन 1 बाय 1 ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू रख के देखेंगे x और y की जगह, जिससे कि अपन को ए बी फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो पहले अपन ने पहले ऑर्डर्ड पेयर 1,1 को रख के देखा है इसमें। अब अपन सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 2,3 को रख के देख रहे हैं। तो अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट और सेकंड। अपन को इसमें दो क्वांटिटी फाइंड करनी थी, इसलिए अपन ने दो इक्वेशन फॉर्म की थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ गई है, जो कि है ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू -1। अब अपन g(x) वाले फंक्शन में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड ये दो सेट्स गिवन है ऑर्डर्ड पेयर्स के, तो अपन को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। और फिर आगे है इफ़ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी कि अगर कोई इनमें से एक फंक्शन है तो फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है क्या, ये भी चेक करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, इसमें एक्स पर्सन है और वाई उसकी मदर है। अब फर्स्ट वाला सेट एक फंक्शन है, क्योंकि हर एक पर्सन की एक यूनिक मदर होती है इसलिए, यानी कि हर एक एक्स एक यूनिक वाई से कनेक्ट होगा। और ये फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी कि 1,1, क्योंकि इसमें दो एक्स एक वाई से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि दो पर्सन की एक मदर हो सकती है। तो ये एक मैनी वन फंक्शन है। तो अपन रीज़न लिखेंगे बिकॉज 2 पर्सन कैन हैव 1 मदर। अब नेक्स्ट इसको सब्जेक्टिव के लिए चेक करना है। अब ये वाले सेट में पर्सन से और मदर्स हैं, तो कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी मदर से कनेक्टेड होगा, तो यानी कि हर एक वाई किसी ना किसी एक्स से कनेक्टेड है, तो इसलिए फर्स्ट वाला एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब सेकंड वाले सेट में कह रहा है कि ए एक पर्सन है और बी उसका एंसेस्टर है, यानी कि कोई पूर्वज, यानी कि दादा परदादा वगैरह। अब ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक पर्सन के कई एंसेस्टर हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन कई सारे एंसेस्टरों से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि एक ए कई सारे बी से कनेक्ट हो सकता है, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। अब ये एक फंक्शन ही नहीं है तो उसको इंजेक्टिव वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10, लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक 11th क्लास के चैप्टर में भी आता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a + ib, जिसमें से a और b कोई भी रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 और माइनस के 0 ऐसे कुछ भी। और i का नाम होता है आयोटा, इसकी वैल्यू होती है √में -1।
आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है जिसमें z का मॉड्यूलस निकालना है और z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाले फंक्शन की रेंज में रियल नंबर्स आने चाहिए। अपन ने इस क्वेश्चन को नेदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करने के लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। ये z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। अब अपन इनका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन में फंक्शन है उसमें अपन ने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रख के और इनका मॉड्यूलस फाइंड किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करने का मेथड ये है कि रियल नंबर का रूट में स्क्वायर और प्लस हो जाता है। जैसे कि अपन z2 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसमें 3 और 4 रियल नंबर्स है, तो इसलिए उनका अंडर रूट में स्क्वायर और सम हो जाएगा। अब इस फंक्शन से 3 + 4i यानी कि z1 का और 3 - 4i यानी कि z2 का जो आंसर है वो सेम आ रहा है 5, यानी कि z1 और z2 दोनों एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है 5 से, तो इसलिए ये एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब ये फंक्शन में z का मॉड्यूलस होता है और जो z का मॉड्यूलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये 0 से हमेशा बड़ा होगा। और फिर इस फंक्शन की रेंज में कभी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन रियल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो इसलिए रियल नंबर्स का पूरा सेट कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में r से r तक एक फंक्शन दे रखा है cos x का। इस फंक्शन को नेदर 1 1 नॉर ऑन टू शो करना है। तो ये अपना मेन फंक्शन है। अब जो cos x फंक्शन है वो 2π इंटरवल के बाद रिपीट होता है। 2π मतलब 360। अब जैसे कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 0 में अगर 360 प्लस करते हैं तो यानी कि cos 360 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि वो हर एक 360 इंटरवल के बाद वो cos x फंक्शन रिपीट करता है वैल्यू को। अब x की जगह 0 रखने पर भी और 360 रखने पर भी 1 आ रहा है, तो इसलिए एक 1 1 फंक्शन नहीं है। और एक और चीज़, अगर अपन x की जगह कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो कोसाइन फंक्शन -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है ऑलवेज, तो इसलिए 1 से ज़्यादा या -1 से कम वाली वैल्यूज़ आ ही नहीं पाएंगी और रियल नंबर सेट पूरा कवर हो ही नहीं पाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो x सच दैट cos x = 2, यानी कि कुछ भी x की जगह रख लो 2 कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही आता है, तो इसलिए f एक ऑन-टू फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो सेट दे रखे हैं x और y, जिसमें से x के एलिमेंट है 1 2 3 और y के एलिमेंट है 4 और 5। अब यहाँ पे 4 सबसेट्स गिवन है, ये सब x क्रॉस y के सबसेट्स हैं। अपन को इसमें ये चेक करना है कि दिए हुए सबसेट्स फंक्शन है कि नहीं है x से y तक। अब पहला वाला पार्ट चेक करेंगे तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x का 1 एलिमेंट y के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है। 1 4 से भी कनेक्टेड है और 5 से भी कनेक्टेड है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड भी फंक्शंस है, क्योंकि इनमें हर एक x का एलिमेंट एक यूनिक y के एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी x का एक एलिमेंट y के 2 एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए g इज ए फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। अब फोर्थ वाला पार्ट एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें x का 1 एलिमेंट किसी से कनेक्टेड है, 2 एलिमेंट किसी से कनेक्टेड है, लेकिन थर्ड एलिमेंट किसी से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए एक फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक एक cos x है इसमें, और x की वैल्यू रियल नंबर से ही ली जाएगी इसमें, और अपन को इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। तो अपना मेन फंक्शन ये है। अब अपन इस फंक्शन को y की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो y है यही इस फंक्शन की रेंज है, तो अपन को कुल मिला के y को ही ढूंढना है। कोई भी फंक्शन में x की वैल्यूज़ रखने पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ के सेट को ही रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे रेंज का काम जो है वो y कर रहा है। अब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में ले गए, और आगे सॉल्व करने पर cos x इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अपन को पता है कि cos x जो फंक्शन है वो -1 और 1 के बीच में ही आता है, तो अपन ने इस चीज़ को मैथमेटिकली राइट कर लिया है। अब यहाँ पे cos x 2 - 1/y के इक्वल है, तो cos x की जगह पर ये अपन लिख देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इन इक्वेलिटी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने से y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशन में सारी साइड्स में -2 कर दिया। अब यहाँ पे अपन ने इस इक्वेशन में सारी साइड पे -1 कर दिया, और माइनस के साइन के कारण जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो गया है। अब अपन ने इस इक्वेशन में सारी साइड्स पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ से y की वैल्यू यानी कि रेंज की वैल्यू आ गई है, जो कि है 1/3 से और 1 तक। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है r, उसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। अब यहाँ पे है लेट n बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n कोई भी पॉजिटिव नंबर दे रखा है। अब ये जो रिलेशन है r, इसको इंटीजर के सेट में डिफाइन कर रखा है, जिसमें से a और b कोई भी दो इंटीजर है, और वो आपस में जब भी रिलेटेड होंगे जब a - b डिविजिबल होगा, यानी कि डिवाइड हो पाएगा n से। n मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर फिक्स्ड। यहाँ पे हर एक एलिमेंट a अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि a - a करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब a और b कोई भी दो इंटीजर है, तो अगर a b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होगा। जैसे कि a - b किसी फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि b - a भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि a अगर b से रिलेटेड है और b अगर c से है, तो a भी c से रिलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे a b से रिलेटेड है, यानी कि a - b n से डिवाइड हो पाएगा, और b भी c से रिलेटेड है, यानी कि b - c भी n से डिवाइड हो पाएगा। अब यहाँ पे a b c तीनों ही इंटीजर्स हैं, तो a - b और b - c भी इंटीजर होंगे, तो इसलिए इन दोनों का सम भी n से डिवाइड हो पाएगा। अब यहाँ पे जो इनका सम है वो तो a - c के इक्वल है, क्योंकि -b और +b कैंसिल हो जाएंगे, तो a - c बचेगा। तो यानी कि a - c भी n से डिविजिबल है,
यानी कि ए बी सी से रिलेटेड हो जाएगा, तो यानी कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।